जी एक बार पुनः फिर आप सभी प्रतियोगियों का आपके अपने YouTube चैनल JS एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ, इससे पहले हम अभिप्रेरणा बिंदु पर चर्चा कर रहे थे। वहाँ हमने अभिप्रेरणा के अर्थ, उत्पत्ति, विशेषता और सोपानों पर चर्चा कर ली थी। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अभिप्रेरणा टॉपिक में आगे आने वाले बिंदु जो हमारे हैं, आगे आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अभिप्रेरक नामक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज का हमारा जो बिंदु है वो है अभिप्रेरक या प्रेरक। मैं आपको बता दूं, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगियों को भ्रमित करने के लिए अभिप्रेरणा के सोपानों में 4 सोपान बताए जाते हैं। 4 सोपान नहीं होते, जबकि अभिप्रेरणा जो हमारे सोपान बताए जाते हैं, उन सोपानों का जो क्रम बताया जाता है वो क्रम बताए वैसे होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन विभिन्न विद्यार्थियों की जो मत आए, उन्होंने जवाब जो मांगा था वो कह रहे सर 4 होते हैं। 4 नहीं होते। वो अभिप्रेरक को भी कहाँ शामिल कर रहे हैं? सोपानों में शामिल कर रहे हैं। आपकी संशय या समस्या का जो समाधान जब हम अभिप्रेरक नामक बिंदु को पढ़ेंगे तो वहां जाकर के हो जाएगा। अभिप्रेरणा के सोपानों पर आपको पुनः ले जाना चाहूंगा। सोपानों में हमने पढ़ा था, पहला सोपान पढ़ा था आवश्यकता। क्या पढ़ा था? आवश्यकता। किसी वस्तु की कमी और अधिकता से उत्पन्न होने वाली हमारी स्थिति ही हमारी क्या कहलाती है? आवश्यकता कहलाती है। दूसरा है चालक। वह विषय वस्तु जो हमें हमारी आवश्यकता का एहसास कराती है, क्या कहलाती है? चालक कहलाती है। चालक शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1928 में वुडवर्थ जी के द्वारा किया गया था। और चालक सदैव अर्जित होते हैं। कैसे होते हैं? अर्जित होते हैं। सोपानों में जो अंतिम सोपान था वह हमारा था प्रोत्साहन या लक्ष्य। प्रोत्साहन, लक्ष्य या उद्दीपक। उद्दीपक वह विषय वस्तु होती है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। हमारी आवश्यकता और चालक की प्राप्ति जिनके द्वारा होती है वही हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोत्साहन या उद्दीपक कहलाते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्रतियोगियों, अभिप्रेरणा के जो सोपान या पद होते हैं वो सोपान तो हमारे 3 ही होते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ आज का जो हमारा बिंदु था अभिप्रेरक। तो जी पहले बात यही आ जाती है, अभिप्रेरक अपने आप में एक व्यापक अर्थ को धारण करने वाला शब्द है। व्यापक शब्द है। कैसा शब्द है? पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया कि अभिप्रेरक एक कैसा शब्द है। तो शब्द है हमारा व्यापक। और अभी महत्वपूर्ण जो आपका प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनता है वह यह बन जाता है कि अभिप्रेरक को अभिप्रेरणा का कैसा रूप माना गया है। अभिप्रेरक को अभिप्रेरणा का कैसा रूप माना गया है? रूप माना गया है। तो जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभिप्रेरक को क्रियात्मक रूप माना गया है। कैसा रूप? क्रियात्मक रूप माना गया है। एक प्रश्न ये बन गया कि अभिप्रेरक कैसा शब्द होता है? व्यापक अर्थ वाला शब्द होता है। और अभिप्रेरक अभिप्रेरणा का क्रियात्मक रूप होता है। आगे बात आ जाती है अभिप्रेरक की परिभाषाओं की। तो जी हमारी आवश्यकता जिसे हम नीड कहते हैं, आवश्यकता। चालक जिसे हम ड्राइव कहते हैं, और प्रोत्साहन या गोल जिसे हम लक्ष्य या उद्दीपक कहते हैं, इन तीनों का
सम्मिलित रूप ही हमारा अभिप्रेरक कहलाता है। पहली परिभाषा तो ये बन के हमारे सामने आ गई कि आवश्यकता या नीड, ड्राइव और गोल, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही हमारा अभिप्रेरक कहलाता है। एक परिभाषा तो बन के ये आ गई, दूसरी परिभाषा हमारे सामने ये आ जाती है, दूसरी परिभाषा हमारे सामने ये आ जाती है कि अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला कारक, अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला कारक ही हमारा क्या कहलाता है, तो जी हमारा अभिप्रेरक कहलाता है। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला कारक हमारा अभिप्रेरक कहलाता है। तो जी बात हमारी परिभाषा अभिप्रेरक की हमारे सामने आ गई और आपकी समस्या का भी समाधान हो गया। जहां आपके मन में एक जिज्ञासा थी या संशय था, वह संशय ये था कि अभिप्रेरणा के सोपान 4 होते हैं या 3 होते हैं। तो यहाँ एक परिभाषा मेरे द्वारा कही गई थी कि आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, इन तीनों का मिला हुआ रूप ही क्या है, अभिप्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिप्रेरक कहलाता है। वह तत्व जो अभिप्रेरणा को प्रेरित करता है वह क्या कहलाता है, कहलाता है आपका अभिप्रेरक। दूसरी यहाँ बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। अगला बिंदु आता है अभिप्रेरक के उपनाम। अभिप्रेरक के उपनामों में पहला नाम आता है रुचियां, इच्छाएं, तनाव, अभिवृत्ति, स्थायी उद्दीपक। पहला नाम तो क्या है, स्थायी उद्दीपक, स्थायी उद्दीपक, तनाव, अभिवृत्तियां। अगला नाम है रुचियां, इच्छाएं और स्थायी उद्दीपक हमारा हो ही गया। तो जी अभिप्रेरक के जो उपनाम है, पहला है स्थायी उद्दीपक, दूसरा है तनाव, अभिवृत्तियां, तीसरा है रुचियां और इच्छाएं। ये हमारे उपनाम होते हैं अभिप्रेरक के। तो जी यहाँ अभी हमने जाना कि अभिप्रेरक अपने आप में एक व्यापक अर्थ को धारण करने वाला शब्द है। आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, इन तीनों का सम्मिलित रूप हमारा अभिप्रेरक कहलाता है और अभिप्रेरक को अभिप्रेरणा का क्रियात्मक रूप माना गया है। आगे हमने ये भी जाना कि अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला जो हमारा तत्व है वह भी हमारा क्या कहलाता है, अभिप्रेरक कहलाता है। उपनामों में हमने जाना कि इसे हम स्थायी उद्दीपक कहते हैं, तनाव, अभिवृत्तियां कहते हैं, रुचियां कहते हैं, इच्छाएं कहते हैं। अब बात आती है अभिप्रेरक की विशेषताएं। अभिप्रेरक की विशेषताएं, तो जी अभिप्रेरक की विशेषताएं, पहली विशेषता तो यही आ जाती है कि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को कार्य को करने के लिए क्या करता है, एक विशेष दिशा में कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। विशेष दिशा में कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अभिप्रेरक विशेष दिशा में कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक कार्य को करते हुए रहता है। आगे बात आती है अभिप्रेरक के कार्य। अभिप्रेरक किसी कार्य को प्रारंभ करता है। पहला कार्य तो यह है कार्य को क्या करना, प्रारंभ करना। दूसरा है कार्य में गति प्रदान करना या गतिशीलता देना, किसी भी कार्य को प्रारंभ करके उसमें गतिशीलता देना और जब तक कि हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती उस कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हुए रहना। ये सभी किसके कार्य हैं, हमारे अभिप्रेरक के कार्य हैं। पहले कार्य क्या है कि किसी भी कार्य को अभिप्रेरक क्या करता है, प्रारंभ करता है। प्रारंभ करने के बाद में उसमें गतिशीलता प्रदान करता है और जब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती
तब तक उसे एक निश्चित दिशा में क्रियावान बनाए रखता है। तो जी ये थी अभिप्रेरक के कार्य। अब बात आती है यहीं अभिप्रेरक के प्रकारों की। अभिप्रेरक के प्रकारों की, तो अभिप्रेरक हमारा दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक अभिप्रेरक। प्राथमिक अभिप्रेरक और द्वितीयक अभिप्रेरक। मैं मेरे प्यारे प्रतियोगियों आपको भी बताना चाह रहा हूं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अभिप्रेरकों का जो विभाजन किया गया था उस बिंदु पर अभी मैंने चर्चा नहीं की है। मैं तो सामान्य सी जानकारी आपके लिए यहाँ दे रहा हूँ कि अभिप्रेरक के यहाँ प्रकार पूछे जाए तो प्रकार होते हैं दो, प्राथमिक अभिप्रेरक, द्वितीय अभिप्रेरक। ऐसे अभिप्रेरक जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करते हैं वे कैसे कहलाते हैं? प्राथमिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। प्राथमिक अभिप्रेरक को ही हम जन्मजात अभिप्रेरक कहते हैं। क्या नाम देते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक। इसे ही हम आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं। और प्राथमिक अभिप्रेरक को एक अन्य नाम और दिया जाता है, इसे हम स्वाभाविक अभिप्रेरक भी कहते हैं। स्वाभाविक अभिप्रेरक या प्राकृतिक अभिप्रेरक इत्यादि नामों से जानते हैं। यहाँ अगली बात आ जाती है कि प्राथमिक अभिप्रेरक होते क्या हैं। परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपसे पूछा जाएगा प्रकारों से प्रश्न बने हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि इस प्रकार के अभिप्रेरक जो हमें किसी कार्य को हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे हमारे प्राथमिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। यहाँ से जो आपका प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनता है वो प्रश्न होता है कि निम्न में से मल, मूत्र, काम, प्यास, पसीना, दर्द, ऐसे प्रश्न बन गया। निम्न में से कौन से जन्मजात अभिप्रेरक के उदाहरण हैं ऐसे पूछा जाए तो वे क्रियाएं जो हमें अपनी जन्मजात क्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं हमारी कौन सी कहलाती हैं? प्राथमिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। तो हमारा मल, मूत्र, काम, नींद, प्यास इत्यादि ये सभी प्राथमिक अभिप्रेरक में आते हैं। बात आती है यहीं द्वितीयक अभिप्रेरक की। द्वितीयक अभिप्रेरक में वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक अभिप्रेरक में नहीं आते। जैसे आपका प्रेम करना, स्नेह करना, सहानुभूति दिखाना, ताली बजाना, सीटी बजाना, गाली देना, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, लक्ष्य, भय इत्यादि कैसी क्रियाएं हैं ये द्वितीयक अभिप्रेरक में आने वाली क्रियाएं हैं। अब एक प्रकार तो यहाँ से प्रश्न का बन गया है। दूसरा प्रकार यहाँ ये बन जाता है कि व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया अभिप्रेरकों का विभाजन किस प्रकार है। तो जी यहाँ यदि आपसे पूछा जाए कि जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक किसके द्वारा विभाजित किए गए थे तो मांग का सिद्धांत देने वाले मास्लो के द्वारा जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक दो प्रकार के अभिप्रेरक बताए थे। कौन कौन सी? जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। स्वाभाविक अभिप्रेरक, स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरक ये बताए थे टॉमसन या थॉमसन के द्वारा। थॉमसन के द्वारा कौन से प्रकार की? स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरक। आगे अभिप्रेरकों के विभाजन में अगला जो विभाजन किया था वह गेरेट महोदय के द्वारा किया गया था। गेरेट महोदय ने अभिप्रेरकों को तीन भागों में बांटा था। पहला था जन्मजात जिसे हम देहिक भी कहते हैं, देहिक अभिप्रेरक भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक भी कहते हैं दूसरे प्रकार को। तीसरा प्रकार है सामाजिक अभिप्रेरक।
कौन सा अभिप्रेरक? सामाजिक अभिप्रेरक। तो जी यहाँ पर अब बात चल रही है हमारी, जो बिंदु है, जो वैज्ञानिकों ने अभिप्रेरक का विभाजन किया है उसमें मास्लो के द्वारा अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। पूछा जाए थॉमसन के द्वारा अभिप्रेरकों का जो विभाजन प्रस्तुत किया गया था वह कौन सा था? स्वाभाविक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। गैरेट महोदय के द्वारा अभिप्रेरकों का विभाजन प्रस्तुत करते हुए अभिप्रेरक को तीन भागों में बांटा था, जिसे हम जन्मजात या दैहिक अभिप्रेरक भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक। अब प्रश्न की जो प्रकृति होती है वह हमारी इस प्रकार होती है। कई बार तो हमसे यही पूछ लिया जाता है कि जन्मजात और अर्जित दो प्रकार के अभिप्रेरक किसके द्वारा बताए थे? तो बताए थे मास्लो के द्वारा। मास्लो ने जन्मजात, अब जन्मजात में हमारा भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, पसीना है, दर्द है, ये सभी हमारी क्रियाएं कैसी हैं? जन्मजात क्रियाएं। तो ये जन्मजात अभिप्रेरक में आ जाती हैं। अर्जित अर्जित जो हमारी हैं, भूख, प्यास, नींद, काम, दर्द, पसीना, ये सभी आपके जन्मजात हैं। इसके बाद में भय, स्नेह, सम्मान, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, ये सभी आपके कैसे हैं? ये सभी आपके अर्जित अभिप्रेरक हैं। तो पहला विभाजन हम पढ़ चुके हैं मास्लो के द्वारा, दो प्रकार के, जन्मजात और अर्जित। मास्लो ने अभिप्रेरक को वर्णित करते हुए दो भागों में बांटा था। जन्मजात में आपके नींद, काम, प्यास, भूख इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं वो आती हैं, और अर्जित में आपका है स्नेह, प्रेम, पुरस्कार, ये सभी आपके किस में आते हैं? अर्जित में आते हैं। तो अब आगे हम थॉमसन के द्वारा जो विभाजन प्रस्तुत किया गया था उस पर विचार करते हैं। थॉमसन ने भी अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा था। स्वाभाविक अभिप्रेरक। कैसे अभिप्रेरक? स्वाभाविक अभिप्रेरक। तो जी याद हो जाते हैं, स्वभाव से स्नेह करना, प्रेम करना, दया दिखाना, सहानुभूति प्रस्तुत करना, क्या प्रस्तुत करना? सहानुभूति देना, गाली देना, दंड देना, ये सभी कैसे अभिप्रेरक हैं? आपके स्वाभाविक अभिप्रेरक हैं। कृत्रिम अभिप्रेरक में आपके चले जाएंगे जो हमने वहां पर अर्जित अभिप्रेरक में पढ़े थे। कौन कौन से? तो जी पुरस्कार, आपका पुरस्कार है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ये सभी आपके कौन से अभिप्रेरक कहलाएंगे? कृत्रिम अभिप्रेरक कहलाएंगे। अभिप्रेरकों के अगले विभाजन में हम गैरेट महोदय के द्वारा जो अभिप्रेरकों का जो विभाजन किया गया था तीन प्रकार के, पहला था दैहिक या जन्मजात अभिप्रेरक। दैहिक या जन्मजात अभिप्रेरक। तो देहिक जो हमारे थे या जन्मजात भूख, प्यास, नींद, काम, श्वसन इत्यादि जो क्रियाएं वो जन्मजात अभिप्रेरक में आती हैं। प्रेम करना, स्नेह करना, दया करना, जितने भी हमारे संवेग होते हैं वो संवेग हमारे मनोवैज्ञानिक विभाजन में आ जाते हैं। जितने भी संवेग हैं, संवेग कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने भी 2 प्रकार के या 3 प्रकार के संवेग बताए थे। आगे बात आती है सामाजिक। तो हम जानते हैं अरस्तु का एक महत्वपूर्ण कथन था। क्या कथन था? आपके बिंदु से थोड़ा हटके आपको बता रहा हूं कि अरस्तु ने जब ये कथन कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य एक कैसा प्राणी होता है? सामाजिक प्राणी होता है। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में जो कथन पूछे जाते हैं वह कथनों में महत्वपूर्ण कथन हो सकता है, आपकी हिंदी शिक्षण में आ सकता है, यहीं से मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण कथन बन जाता है
कि निम्न में से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, इस प्रकार का कथन प्रस्तुत करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन सा था? तो अरस्तु जी के द्वारा यह कथन कहा गया था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। आगे बात आती है, मनुष्य समाज में रहता है तो सम्मान करना, आत्म प्रतिष्ठा, ये सभी कहां से सीखता है? समाज से सीखता है। तो ये थे जी आपके अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। हमने अभिप्रेरक का अर्थ भी जाना, शब्द के बारे में भी चर्चा की कि ये व्यापक अर्थ वाला शब्द है, ऐसा तत्व जो हमें अभिप्रेरणा को क्या करता है, करने के लिए प्रेरित करता है, अभिप्रेरक कहलाता है। आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन तीनों का संयुक्त जो रूप होता है वह हमारा अभिप्रेरक होता है। अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अभिप्रेरक, द्वितीयक अभिप्रेरक। प्राथमिक अभिप्रेरक को हम स्वाभाविक, प्राथमिक अभिप्रेरक को जन्मजात अभिप्रेरक, प्राकृतिक अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक इत्यादि नामों से जानते हैं। द्वितीयक अभिप्रेरक को हम कृत्रिम अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, द्वितीयक अभिप्रेरक इत्यादि नामों से जानते हैं। आगे बात आती है, हमने यहाँ यह भी पढ़ा कि मास्लो के द्वारा अभिप्रेरकों का जो विभाजन किया गया था वह दो भागों में बांटा गया था अभिप्रेरकों को। पहला था जन्मजात। जन्मजात में वे क्रियाएं जो हमारी आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, दर्द है, काम है, ये सभी कैसी हैं? जन्मजात अभिक्रियाएं। अर्जित, जिन्हें व्यक्ति अर्जित करता है, पुरस्कार अर्जित किया जाता है, दंड भी अर्जित किया जाता है, तो ये सभी क्रियाएं हमारी अर्जित कहलाती हैं। आगे हम अभिप्रेरकों का अगला जो विभाजन पढ़ते हैं, वह अगला विभाजन थॉमसन जी के द्वारा अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा गया था। पहला था आपका स्वाभाविक अभिप्रेरक, स्वभाव से ही प्रेम करना, स्नेह करना, ये सभी किस में आएंगे? स्वाभाविक में। कृत्रिम में आएंगे आपके जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम में चले जाएंगे। गैरेट महोदय के द्वारा जो अभिप्रेरकों का विभाजन किया गया था, पहला था दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जन्मजात जितने भी अभिप्रेरक थे वो पहले में चले गए। जितने भी संवेग थे हमारे, संवेग कितने? 14। तो जिस संवेग हमारे कहाँ पहुंच गए? मनोवैज्ञानिक में दया, स्नेह, सम्मान, ये सभी आपके यहाँ आ गए। प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, ये सामाजिक अभिप्रेरक में आ गए। महत्वपूर्ण कथन भी आपको साथ साथ में ये याद रखना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। किसने कहा था? अरस्तु जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। आगे बात आती है जी इसी क्रम में, अब अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत हैं, वहां से भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में फिर से पूछे जाते हैं। तो जी अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में हमारे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माने गए हैं, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, उन पर ही चर्चा की जाएगी। तो अगला जो हमारा सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, तो जी अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसका सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो जी सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है? संवेगों के बाद में होने वाली क्रिया हमारी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। आपके बिंदु से थोड़ा हटकर आपको बताना चाहूंगा कि मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। इसी विलियम जेम्स को व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक, व्यवहारिक मनोविज्ञान का
क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और इसे ही अमेरिकी मनोविज्ञान का भी क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो विलियम जेम्स जी के द्वारा सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया था। मूल प्रवृत्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि संवेगों के तुरंत बाद होने वाली क्रिया हमारी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। आगे बात आती है कि मूल प्रवृत्ति का अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत दिया था वह सिद्धांत तो दिया गया था विलियम मैकडूगल के द्वारा। किनके द्वारा, विलियम मैकडूगल के द्वारा। मूल प्रवृत्तियों की अगर आपसे पूछी जाए संख्या 14 होती है, संख्या 14 होती है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ हमारा एक संवेग जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको याद रखना है कि मूल प्रवृत्ति शब्द का यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी या व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था और अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। अब आपसे पूछा जाए कब दिया गया था, सिद्धांत दिया था 1908 में। 1908 में तो इनकी एक पुस्तक थी मनोविज्ञान एक सामाजिक परिचय, मनोविज्ञान एक सामाजिक परिचय। उस पुस्तक में इन्होंने 1908 में इस सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया गया था। कब, 1908 में। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को मनोविज्ञान में प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है जी। यही आपको बता दो मूल प्रवृत्तियों के बारे में वुडवर्थ जी के द्वारा कहा गया था कि मूल प्रवृत्तियां को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो जी विलियम वुडवर्थ जी के द्वारा कहा गया था कि मूल प्रवृत्तियां तो हमारी कैसी, अनसीखी क्या है, अभिप्रेरणा है। और जी यही मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है, वो माना जाता है विलियम मैकडूगल को। किन्हें माना जाता है, विलियम मैकडूगल को। यही आपका एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि मूल प्रवृत्तियों की व्यवहार की क्या होती हैं, जननी होती हैं। व्यवहार का जो जन्म होता है वह किन से होता है, मूल प्रवृत्तियों से होता है। हमने यहाँ ये भी जान लिया कि मूल प्रवृत्तियों को वुडवर्थ के द्वारा अनसीखी क्या कहा गया था, अभिप्रेरणा कहा गया था। और आगे विलियम मैकडूगल को ही मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है। और मूल प्रवृत्तियां ही हमारे व्यवहार की क्या होती हैं, जननी होती हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या जी, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात एवं अर्जित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। सार्वभौमिक होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होती, क्या नहीं होती, सभी में समान नहीं होती हैं। जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होती। व्यवहार की जननी होती हैं, व्यवहार की क्या होती हैं, जननी होती हैं। अगले इसी क्रम में अब बात आ जाती है कि मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत था हमें इनमें याद रखना है कि 1908 में दिया गया था। किनके द्वारा, मैकडूगल के द्वारा। ये जी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सी पुस्तक में प्रतिपादन किया गया था सिद्धांत का, तो मनोविज्ञान एक सामाजिक परिचय। कब, 1908 में। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई, 14 बताई। इससे भी अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि वुडवर्थ जी के द्वारा मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा गया था, अनसीखी अवधारणा
या आंशिकी अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होती, व्यवहार की जननी होती हैं। अगले अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में अब हम चर्चा करेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत आता है वह है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो जी इसका जो प्रतिपादन किया गया था मैं आपको बता दूं। उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत दिया गया था वह 1961 में डेविड सी मैकलेन के द्वारा, कब 1961 में डेविड सी मैकलेन के द्वारा क्या दिया गया था, यह सिद्धांत दिया गया था। कौन सा? उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो हमारा अर्थ होता है वह होता है कि श्रेष्ठता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। इस सिद्धांत की बातें हमें महत्वपूर्ण बात तो ये याद रखनी है, सिद्धांत का प्रतिपादन कब? 1961 में किसके द्वारा? डेविड सी मैकलेन के द्वारा किया गया था। और जी आगे बात आती है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते किसे हैं? कि श्रेष्ठता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की हमारी प्रक्रिया उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा के जो हमारे प्रकार बताए गए वो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के प्रेरक इसमें कार्य करते हैं। पहला प्रेरक तो यह है असफलता से बचाव, असफलता से बचाव या बचना और सफलता को प्राप्त करना। पहला अभिप्रेरक तो क्या था? सफलता को प्राप्त करना। पहला था असफलता से बचाव या बचना और सफलता को प्राप्त करना। तो जी अगला जो सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा का वह आता है चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत ये दिया गया था हल के द्वारा, कब? 1943 में। 1943 में चालक न्यूनता का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया था। इसे हम उस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आगे बात आती है जी अभिप्रेरणा के अगले सिद्धांतों में। अगला सिद्धांत आता है प्रोत्साहन सिद्धांत। प्रोत्साहन जो सिद्धांत दिया था वह दिया था फॉकमैन के द्वारा। प्रोत्साहन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? फॉकमैन के द्वारा। अगले सिद्धांतों के क्रम में अगला सिद्धांत हमारा आता है आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत। और हमारा आनुवंशिकी पैटर्न का जो सिद्धांत दिया था वह लॉरेंस के द्वारा दिया गया था। लॉरेंस के द्वारा कौन सा सिद्धांत? आनुवंशिकी पैटर्न। अनुक्रिया सिद्धांत ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला जो सिद्धांत आता है बस इतना ही याद रखना है कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? शरीर की क्रिया का सिद्धांत। शरीर की क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन के द्वारा। तो जी ये थे अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसमें हमने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत और प्रोत्साहन सिद्धांत, आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और शरीर की क्रिया मॉर्गन मैन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, वह इस प्रकार है। अभिप्रेरणा के प्रिंसिपल, अभिप्रेरणा के प्रिंसिपल अंतर्नोदन को करके हल। अंतर्नोदन
को करके हल, मांग मैसलो तेरा कल, मांग मैसलो तेरा कल, प्रोत्साहन है फोकमैन तो बॉडी क्रिया मॉर्गनमैन। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? फोकमैन के द्वारा। बॉडी क्रिया या शरीर क्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। और जी ये थे आपके उपलब्धि अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत थे उनकी एक कविता थी कि अभिप्रेरणा के प्रिंसिपल, अंतर्नोदन को करके हल, मांग मैसलो तेरा कल, प्रोत्साहन है फोकमैन तो बॉडी क्रिया मॉर्गनमैन। ये कौन से सिद्धांत हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं, जिसमें मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इनके द्वारा मैक्डूगल के द्वारा दिया गया था। और जी उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो दिया गया था डेविड सी मैकलेलैंड के द्वारा दिया गया था। तो जी ये थी सिद्धांतों पर हमने चर्चा की। अब हमारा जो ये बिंदु है वो समापन की ओर है, हमारा बिंदु समाप्त हो चुका है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद आपके लिए। आपसे फिर और मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। इस चैनल पर मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी शिक्षण का पूरा व्याकरण, हिंदी शिक्षण की विधियां, संस्कृत शिक्षण का पूरा व्याकरण, संस्कृत शिक्षण की पूरी विधियां, सामाजिक ज्ञान की पूरी विधियां, पर्यावरण शिक्षण की पूरी विधियां, साइकोलॉजी की विधियां, विभिन्न प्रकार का जो हमारा पूरा पाठ्यक्रम है वो आपको विधि पूर्वक आपकी परीक्षा से पहले ही पूरा करा दिया जाएगा। इसलिए जी आपके लिए धन्यवाद।